नमस्कार। आज संडे सत्संग में बात मणिपुर की। हालांकि इस वक्त मैं कर्नाटका में हूँ। कर्नाटका में ये तेलुगु कर्नाटका के काम में पूरी तरह से व्यस्त हूँ। लेकिन चुनाव से बड़ी बात है देश के एक इलाके में हो रही हिंसा, जिसमें अब तक आज दोपहर तक की ऑफिशियल गिनती के हिसाब से कोई 54 लोगों की मौत हो चुकी है। अपुष्ट और अनौपचारिक स्रोतों पर यदि विश्वास करें तो संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। और दिक्कत ये है कि हम में से अधिकांश लोग इसके बारे में अधिक जानते नहीं। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने कहा था कि देखो, जब तक हम लोग मरेंगे नहीं ना, तब तक तुम लोग हमें नोटिस नहीं करोगे। दुर्भाग्य से बात सच है। पूर्वोत्तर के बारे में मैं ज़्यादा दिलचस्पी लेता हूँ, लेकिन मैं भी देखिए संडे सत्संग तभी कर रहा हूँ जब वहाँ से मौतों की खबर आ रही है। मणिपुर जल रहा है और उसकी सच्चाई क्या है? दिक्कत यह है कि उसे बहुत साधारण तरीके से समझने की कोशिश होती है। अज्ञान है, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, और जब रुचि नहीं हो, अज्ञान हो, तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। तो ऐसे में समझना होगा मणिपुर में क्या हो रहा है और क्या खतरा है। एक बहुत बड़ा खतरा है मणिपुर में जो हो रहा है, उसका पूरे पूर्वोत्तर के लिए और देश के लिए। जातीय विद्वेष को अगर धार्मिक और दूसरी तरह का रंग देने की कोशिश की जाए, उसको राजनीतिक तरीके से खिलवाड़ हो उसके साथ, तो फिर वो आग ऐसी बन सकती है जिसको रोकना बहुत कठिन हो सकता है। ये खतरा है। लेकिन खतरे पे आने से पहले हमें समझना होगा कि मणिपुर में स्थिति क्या है, मणिपुर की विशिष्टता समझनी होगी। सामान्य आजकल मैं देखता हूँ पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को अगर आप एक सवाल पूछ लें कि ऐसा कीजिए, ये मणिपुर, मिजोरम, मेघालय 3 एम है हिंदुस्तान में, इन तीनों के बारे में आप एक एक पंक्ति बता दीजिए जो तीनों को एक दूसरे से अलग करती हो। मैं आपको बता सकता हूँ 90% पढ़े लिखे हिंदुस्तानी इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। उनसे आप पूछिए कि मिशिगन और मिनेसोटा में क्या फ़र्क है, आपको बता देंगे। पूछिए कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क किस छोर पे है, वो आपको बता देंगे। लेकिन ये मणिपुर, मिजोरम और मेघालय तीनों का अंतर नहीं बता पाएंगे। खैर, बात मणिपुर की है। 2 विशिष्टताएं मणिपुर की जान लीजिए, एक राजनीतिक विशिष्टता और एक सामाजिक विशिष्टता। राजनीतिक रूप से मणिपुर पूर्वोत्तर का वो एकमात्र इलाका है, एकमात्र राज्य, पूर्वोत्तर के जितने भी ये पहाड़ी छोटे छोटे राज्य हैं उनमें से एकमात्र राज्य है जहाँ एक राजा का राज्य था, जहाँ अंग्रेजों का नहीं, एक राजा का राज्य था, पूरा एक राज्य था मणिपुर अपने आप में, देश आजाद होने से पहले। और मणिपुर दरअसल भारत का पहला राज्य था जिसमें चुनाव हुआ 1952 से भी पहले। भारत में मिलना है या नहीं मिलना है, इस सवाल पे मणिपुर में चुनाव हुआ था। 1949 में मणिपुर भारत में जुड़ा था। तो मणिपुर एक इस तरह से विशिष्ट इलाका है पूर्वोत्तर का राजनीतिक रूप से, जो बाकी सबसे अलग है। सामाजिक रूप से मणिपुर इस मायने में विशिष्ट है कि ज़्यादातर जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं, ये पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब इलाकों के में और अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम इलाकों में अधिकांश जगह आदिवासी बाहुल्य है, शेड्यूल्ड ट्राइब इलाके। लेकिन मणिपुर उससे अलग है। ये देखिए नक्शे पे आप मणिपुर को देख सकते हैं। ये ग्रीन, चमकदार ग्रीन रंग में मणिपुर है। और ये देखिए इसके पड़ोसी कौन कौन है। पड़ोसी है मणिपुर के, एक तरफ म्यांमार, बर्मा, दूसरी तरफ मणिपुर का बॉर्डर 2 तरफ से म्यांमार से लग रहा है। ऊपर है नागालैंड, एक साइड में है आसाम और दूसरे साइड में है मिजोरम। असम और मणिपुर की जो बाउंड्री है वो बहुत कठिन है, वहाँ से आना जाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन नागालैंड और मिजोरम दोनों से आना जाना एक सहज है, और उधर म्यांमार से भी। और इन दोनों का मणिपुर की अंदरूनी राजनीति पे असर पड़ता है। तो खैर, मैं मणिपुर की विशिष्टता बता रहा था। विशिष्टता ये है कि मणिपुर वो राज्य है जहाँ के अधिकांश लोग, जहाँ का बहुमत समुदाय आदिवासी नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं। आदिवासी एक मायने में है, मगर शेड्यूल्ड ट्राइब लोग वहाँ के नहीं। और मणिपुर एक राज्य है जहाँ तकनीकी रूप से कहें तो हिंदू मेजॉरिटी है, जो कि मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है। ये तीनों क्रिश्चियन मेजॉरिटी प्रदेश है। लेकिन मणिपुर
हिंदू मेजॉरिटी है। तकनीकी रूप से मैंने क्यों कहा, एक क्षण में आपको बताता हूँ। जो सामाजिक विविधता है, मणिपुर के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है जैसी लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में। मैं कई बार कहता हूँ कि जितनी पूरे भारत में डाइवर्सिटी है, जितनी पूरे यूरोप में डाइवर्सिटी है, उतनी अकेले नॉर्थ ईस्ट के भीतर है। और जैसी डाइवर्सिटी आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, वैसी आप मणिपुर के भीतर देख सकते हैं। वही मणिपुर की विशेषता है, वही मणिपुर की चुनौती है, वही इस हिंसा के पीछे है, और वही मेरे चिंता और खतरे का एक मुख्य कारण है। क्योंकि इस विविधता को यदि ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ठीक से इससे राजनीतिक रूप से नहीं इसका समाधान हुआ, तो ये बहुत खतरनाक हिंसा का आधार बन सकती है। मणिपुर के नक्शे को आप देखिए, ये मैंने आपको मणिपुर को दिखाया पूरे देश के अंदर, लेकिन मणिपुर के अंदर यदि मणिपुर का आप एक नेचुरल मैप देखें, जिसको फिजिकल मैप बोला जाता है, जिसमें पहाड़ और वैली अलग से दिखाई जाती है, तो ये देखिए मणिपुर में दो अलग मणिपुर के नक्शे में बिल्कुल आपको दो स्पष्ट चीज दिखाई देती है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में दबा हुआ ये इलाका मणिपुर की घाटी, बहुत सुंदर घाटी है मणिपुर की। लोकतक झील है, इसमें बहुत सुंदर चीजें हैं। मगर ये देखिए लगभग 90% इलाका पहाड़ों का है और 10% इलाका अंदर वैली है। मगर मणिपुर की 60% पॉपुलेशन इस छोटी सी वैली में रहती है और बाकी 40% पॉपुलेशन पहाड़ों पे रहती है। इसे जिलों की तरह देखिए, मणिपुर के अंदर का मैप, जिलों का जो राजनीतिक मैप है मणिपुर का, ये अलग अलग जिले, जी हाँ देख रहे हैं, अलग अलग जिले, बड़े बड़े साइज के जिले हैं क्योंकि पहाड़ है, बहुत कम पॉपुलेशन है। और अंदर वैली के भीतर ये 3-4 जिले हैं। इम्फाल जो है इस वैली का केंद्र है, क्योंकि मणिपुर की राजधानी भी है। ये इम्फाल है, उसके इर्द गिर्द विष्णुपुर, और ये 4 जिलों को मिला के वैली बनती है। लेकिन राज्य की 60% आबादी यहाँ रहती है, बाकी 40% आबादी इन बड़े बड़े जिलों में है, जो आपको मिजोरम से जुड़े हुए जिले दिख रहे हैं या बर्मा से जुड़े हुए जिले दिख रहे हैं। यहाँ पे कुकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो नागालैंड से जुड़े हुए जिले दिख रहे हैं, वहाँ नगा आदिवासी ज़्यादा है। और यही एक क्रूशियल चीज़ है समझने की। और ये जो बात मैंने आपको मोटे तौर पे बताई, उसे समझने के लिए आप मणिपुर का एथनिक मैप देख सकते हैं। ये मैंने एक किताब से लिया है, नाम भूल रहा हूँ। इस किताब में बताया है कि मणिपुर में कौन जाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो वही मैप दोबारा, इस वक्त पहाड़ का नहीं, इस वक्त राजनीति का नहीं, इस वक्त समुदायों का। ये जो वैली में आपको गुलाबी रंग के अंदर क्रॉस 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 करा हुआ दिख रहा है, ये समुदाय है मितेई समुदाय, जिसको बोला जाता है। हिंदू हैं, लेकिन जातीय रूप से, नस्ली रूप से मंगोलाइट्स हैं, लेकिन धर्म के लिहाज से हिंदू हैं। इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। वैष्णव धर्म का प्रसार प्रचार हुआ कोई 300-400 साल पहले, और इम्फाल की घाटी में इनका बहुमत है। इम्फाल की घाटी में लगभग ओवरवेलमिंगली समझिए 90% ये लोग हैं मितेई, और साथ में उसके अंदर आपको एक छोटा सा लाल डॉट दिखाई दे रहा होगा, उन्हें बोला जाता है पंगाल। पंगाल लोग मुसलमान, और इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट से उनका खैर कोई लेना देना नहीं है। 6.5-7% मितेई जो है मणिपुर की कुल आबादी का 56-57% बहुमत में। बाकी दो जो बड़े समुदाय हैं वो हैं कुकी और नागा। ये जो हरे काले रंग के अंदर बड़े बड़े चेक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नागा आदिवासी हैं। अब नागा भी कोई एक आदिवासी समूह का नाम नहीं है, कोई 16 आदिवासी समूह है, जो कि एक ग्रुप है जिसको कुल मिला के नागा बोला जाता है। नागालैंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन मणिपुर के नागा लोग हैं। दूसरी तरफ जो थोड़ा सा हल्के ब्लू कलर के चेक्स में जो आपको दिख रहे हैं, या हल्की हरे रंग की लाइन में दिख रहे हैं, ये कुकी और जोम, जिनको जोड़ के कुकी समुदाय बोला जाता है। इनका संबंध मिजोरम में जो रह रहे समुदाय हैं उनसे है। इनका संबंध बॉर्डर के पार म्यांमार में जो चीन समुदाय है
उनसे। ये दो तरह के लोग हैं। आपके लिए शायद बहुत ज्यादा ना हो गया हो, लेकिन मोटी बात समझ लीजिए। मणिपुर एक राज्य के अंदर मान लीजिए दो राज्य हैं। एक है घाटी, जहाँ पे रहते हैं मुख्यतः मितेई और थोड़े से बंगाल, जो कि मुसलमान। ये आबादी के कुछ 60-62% हो गए। और जो पहाड़ी इलाका है उसमें मोटे तौर पे दो किस्म के लोग हैं, एक नागा शेड्यूल ट्राइब और एक कुकी शेड्यूल ट्राइब। तो एक तरह से एक राज्य में तीन राज्य हैं। यही इसकी चुनौती है, यही मणिपुर की खूबसूरती है, यही मणिपुर की चुनौती है। ये नहीं है कि ये सब चीजें बहुत खूबसूरती से रहे सब समाज एक दूसरे के साथ। समाजों में संघर्ष रहा, द्वेष रहा, लेकिन याद रखिए 1980 तक मणिपुर में इसने एक राजनीतिक द्वेष की शक्ल नहीं। मणिपुर के सबसे लंबे राज करने वाले चीफ मिनिस्टर थे रिशांग केशिंग, जो कि सोशलिस्ट हुआ करते थे, बाद में कांग्रेस के साथ जुड़े और खुद नागा समुदाय से थे। तो एक माइनॉरिटी नागा ट्राइब का व्यक्ति मणिपुर का मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहा और उन्होंने पूरे समाज को, उसकी सारी विविधता को जोड़ के रखा। लेकिन उसके बाद से राजनीति टुकड़ों में बंटे हो रही है और इनमें आपस में विद्वेष है। केवल मितेई और बाकियों में ही नहीं, नागा और कुकी में भी 1992 में नागा और कुकी शेड्यूल ट्राइब के अंदर बहुत भारी संघर्ष हुआ था। 100-200 लोग मारे गए थे। तो इस एथनिक डाइवर्सिटी में काफी कुछ टेंशन है और उनमें से एक टेंशन के कारण अभी जो फिलहाल घटना हुई है वो हो रही है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसका नागा आदिवासियों से कोई संबंध नहीं है। उनके अपने टेंशन है। उनमें से कई लोग मानते हैं कि जो नागा इलाके हैं उनको नागालैंड में शामिल हो जाना चाहिए, जिसका मणिपुर के अधिकांश लोग और मितेई बहुत कस के विरोध करते हैं। फिलहाल इस डिस्प्यूट से उनका कोई संबंध नहीं। इसी तरह से बंगाल जो मुस्लिम समुदाय है उसका इस डिस्प्यूट से और मणिपुर के ज़्यादातर डिस्प्यूट से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जो डिस्प्यूट है, ये जो जातीय संघर्ष हुआ है वो कुकी आदिवासी समूह जो कि चूड़चंद्रपुर और इस तरह के जिलों में वहाँ रहते हैं, जो कि मिजोरम और म्यांमार के नज़दीक हैं, उनमें और मितेई समुदाय दोनों के बीच में ये जातीय संघर्ष हुआ है, जिसमें अब तक 50 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सड़कों पे जातीय दंगा हुआ। इसको मैं जातीय कह रहा हूँ, धार्मिक कभी नहीं कह रहा हूँ। जातीय दंगा हुआ है। दंगे की जड़ में क्या है? 4 मुख्य बातें हैं जो कि कुकी समुदाय के जो आदिवासी उनमें चिंता का विषय बनती जा रही हैं। और समय अब केवल अभी नहीं, घटना जो हुई वो बहुत छोटी सी हुई है। 3 जून को एक बंद का कॉल दिया गया। बंद का कॉल केवल कुकी जातीय समुदाय ने नहीं दिया, कुकी और नागा आदिवासी दोनों ने मिलकर कहा कि हाई कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर आया है जिसके तहत मितेई को आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है, देने की संभावना बनती है, उसके विरुद्ध उन्होंने एक कॉल दिया धरना प्रदर्शन का, बंद का। ये प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के बीच में अचानक से अफवाह आई कि घाटी के अंदर जो कुकी आदिवासियों का एक मेमोरियल था, वॉर का, उसके ऊपर हमला हुआ। ये अफवाह झूठ निकली, सच नहीं थी। लेकिन इससे प्रवोक होकर वहां के कुकी लोगों ने पड़ोस के मितेई गांव के अंदर आग लगा। सारा मामला 3 तारीख को इससे शुरू हुआ। उसके जवाब में मितेई लोगों ने, जो कि घाटी के अंदर पूरी मेजॉरिटी में हैं और घाटी में जो कुकी समुदाय के लोग बसे हुए हैं, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग खुद पढ़े लिखे हैं, सत्ता में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, पुलिस के बड़े अफसर भी कुकी समुदाय के हैं। तो घाटी में बसे हुए जो कुकी एलिट्स हैं, वहाँ के संभ्रांत लोग, उनके घरों पे हमला हुआ, वहाँ पे जलाया गया, उनकी काफ़ी मौत हुई है। तो ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन घटनाक्रम हुआ कैसे? जैसा मैं कह रहा था, 4 चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, जिनकी वजह से ये स्थिति आज पहुंची है। पहला है, वहाँ पे जो भूमि का सवाल है, जमीन का सवाल, इस सारे डिस्प्यूट के केंद्र में है। कुकी समुदाय के लोगों के ऊपर बार बार आरोप है
कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके ऊपर आपने नाजायज कब्जा कर रखा है, और कईयों ने कर भी रखा है। लेकिन ये कब्जा कोई पिछले साल का नहीं है, पिछले कुछ महीनों का नहीं है, पूरी एक पीढ़ी से लोग वहां बसे हुए हैं। और जैसे पूरे देश भर में ये तय हुआ है कि जंगल में जो लोग रह रहे हैं उनको रातों रात आप बेदखल जंगल से नहीं कर सकते, उसके लिए एक मानवीय अप्रोच चाहिए। उसकी बजाय पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की तरफ से दबाव आ रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट है, इनमें से लोगों को खाली करवाया जाए, बेदखल किया जाए। पहली चिंता ये। दूसरी चिंता का संबंध एक गंभीर ड्रग्स की प्रॉब्लम से है कि अफीम की खेती अब म्यांमार से चल के मणिपुर की तरफ आ रही है। अफीम की खेती हुआ करती थी पूर्वोत्तर अपने साउथ ईस्ट के देशों में, थाईलैंड वगैरह में गोल्डन ट्रायंगल कहते थे, उस इलाके में होती थी। वहां सख्ती हुई तो अब म्यांमार और मिजोरम के बॉर्डर पे आ गई। सरकार चिंतित है, जाहिर है चिंतित होना चाहिए, और उसके ऊपर एक्शन किया गया है। और एक्शन होने से कुछ एक निहित स्वार्थ भी बन गया है, जो कि अब उस एक्शन का विरोध करने का बहाना ढूंढ रहा है। तीसरा कारण कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनके साथ उनके जो मिलिटेंट्स हैं, मणिपुर में सभी के मिलिटेंट्स हैं, मितेई के अंडरग्राउंड संगठन है, नागा के अंडरग्राउंड संगठन है, और कुकी लोगों के अंडरग्राउंड संगठन है। ये पूरे पूर्वोत्तर में इस तरह का मामला है, और सारे अंडरग्राउंड संगठनों से हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का कुछ ना कुछ वास्ता रहता है, लेन देन चलता रहता है। मणिपुर सरकार ने, जो एन बीरेन सिंह की सरकार है बीजेपी की, उस सरकार ने फैसला किया कि इन अंडरग्राउंड संगठनों में से 2 अंडरग्राउंड संगठनों के साथ जो समझौता हुआ था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो उनके साथ एक तरह का सीज फायर हो गया था, उसको वापस ले लिया जाएगा। और सरकार ने गांव-गांव जाके उनके हथियार वापस छीनने शुरू किए। इन तीनों चीजों की वजह से कुकी समुदाय के अंदर एक ये भाव आ गया कि सरकार कुल मिला के हमारे खिलाफ अभियान चला रही है। और मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने बार बार कई बयान दिए, बयान जो कि खुल के कह रहे थे कि कुकी समुदाय के जो लोग हैं ये तो बाहर से आके जबरदस्ती बसे हुए लोग हैं, ये तो फॉरेनर हैं जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ का बॉर्डर इस तरह का है कि वहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है मिजोरम के अंदर। लेकिन वहाँ के बहुसंख्यक कुकी समुदाय तो बहुत समय से यहाँ पे, उनको एक सवालिया निशान के घेरे में डाल देना, और वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा, ये कुकी समुदाय के लिए एक बहुत आहत करने वाला विषय था। इन 3 चीजों के ऊपर आ गया चौथा हाईकोर्ट का आदेश, जहां से कि ट्रिगर हुई है सारी बात। कोई 10 साल से एक पिटीशन चली आ रही है, कुछ मितेई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब याद रखिए कि वहाँ पे मणिपुर में नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब के बीच में उस तरह का अंतर नहीं है जैसा कि झारखंड में या उड़ीसा में जो गैर आदिवासी और आदिवासी के बीच में अंतर है, उनकी नस्ल में, उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में, उनके सामाजिक राजनीतिक हैसियत में जिस तरह का अंतर है, वैसा मितेई समुदाय और कुकी नागा समुदाय में नहीं है। आज से 100 साल पहले मितेई लोगों को भी आदिवासी की तरह देखा गया था, क्लासिफाई किया गया था। तो पिटीशन है, इस पे विचार हो रहा है। लेकिन इन तीनों चीजों के बैकग्राउंड में जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये जो 10 साल से एक स्पष्ट निर्णय और आदेश होना चाहिए, तो वहां से एकदम एक तरह से लोग भड़क गए कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का मतलब नौकरियों से, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन नौकरियों से भी बड़ा एक और सवाल जुड़ा है मणिपुर के अंदर। वो ये कि मणिपुर की 90% जमीन पहाड़ों की है, और वहां पे केवल शेड्यूल ट्राइब ही जमीन को खरीद सकते हैं। मतलब कि जो 60% आबादी 10% इलाके में रहती है, वो 90% इलाके में जमीन नहीं खरीद सकती। ये उनकी चिंता का विषय है। और आदिवासियों की चिंता का विषय ये है, कुकी और नागा आदिवासियों की, कि ले दे के हमारे पास जमीन ही है और ये जमीन हमारी चली जाएगी। जैसे ही ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला मितेई लोगों को, कल को वो भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे
और हमारी पुरखों की ज़मीन, हमारे पहाड़ हमारे हाथ से निकल जाए। इस सब चिंता के चलते जब हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद वो एक प्रोसेशन निकला। प्रोसेशन में अफवाह चली और अफवाह के चलते हिंसा का दौर शुरू हुआ, दोनों तरफ से हिंसा हुई। एक आखिरी बात, इस सब को हम देखेंगे एक जातीय हिंसा की तरह, हम देखेंगे एक दुर्भाग्यवश दो जातियों के बीच, दो समुदायों के बीच जो हिंसा है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये मूलतः धार्मिक हिंसा नहीं है, मूलतः जातीय समुदायों के बीच में है। और आप ये कहेंगे कि संयोग ये है कि मितेई लोग जो हैं वो हिंदू हैं, और संयोग ये है कि कुकी लोग और जो नागा लोग हैं वो अधिकांश क्रिश्चियन हैं। लेकिन अब राजनीति के जरिए इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये जो हिंसा हुई, इस हिंसा में एक जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है वो ये है कि मितेई समाज, जो कि मूलतः जैसा मैंने बताया ये वैष्णव समुदाय है, हिंदू हैं, इनका एक बहुत छोटा सा हिस्सा क्रिश्चियन है। और इस हिंसा में मितेई और कुकी लोगों के बीच जो हिंसा हुई, उसमें मितेई हिंदुओं की तरफ से मितेई क्रिश्चियन पर भी हिंसा हुई। इसके बारे में काफ़ी फैक्चुअल डिस्प्यूट था, मैंने बहुत लोगों से चेक किया और कंफर्म किया कि हाँ, ये वास्तव में हुआ। मतलब जातीय हिंसा, जातीय द्वेष जो कि मणिपुर में पहले से था, उसको अब एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में ऐसे कई नए समूह खड़े हो रहे हैं जो कि मितेई राष्ट्रवाद, मितेई अस्मिता, मितेई लोगों का जो हिंदुत्व है उसको अब आगे बढ़ा के आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों की अब मणिपुर के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका बनती जा रही है। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा डर है। पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में इस किस्म की विविधता है। जहाँ विविधता है वहाँ जातीय सद्भाव भी है, लेकिन जातीय विद्वेष भी है, एक दूसरे से दूरी भी है। त्रिपुरा में भी है ये बात, मेघालय के 3 अलग अलग पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के बारे, शेड्यूल ट्राइब जो है अलग अलग, गारो, खासी, इन सब के बीच में भी है। लेकिन जैसे ही इस विद्वेष में धर्म और राजनीति का रंग दे दिया जाता है, तब ये इतना खतरनाक बन जाता है कि वो पूरे देश के लिए एक खतरे का कारण बन सकता है। मणिपुर में जो पुराना जातीय अंतर विद्वेष बना आ रहा है, जिसको पाटने के लिए पहले भी काम किए गए हैं, जिसे पाटने के लिए अब भी बहुत काम करने की जरूरत है, उसमें बीजेपी आरएसएस की तरफ से अब 2-3 नए एलिमेंट डाले जा रहे हैं। एक तो विदेशी वाला, ये कुकी लोग विदेशी है, वही खेल जो कि आसाम में हुआ, जिसकी परिणति फिर बाद में बहुत कठिन परिस्थिति में हुई। दूसरा धर्म वाला, मितेई हिंदू और बाकी लोग क्रिश्चियन, हिंदू बनाम क्रिश्चियन, अभी भी बना नहीं है। जो हिंसा हुई है मूलतः जातीय है, धार्मिक नहीं है, लेकिन अब उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। और तीसरा, आरएसएस की मदद से नए संगठन खड़े करके वहाँ मितेई समाज की अस्मिता को मितेई से बदल के अब एक हिंदुत्व का रंग देने की कोशिश। और ऐसे में राज्य सरकार, एन बीरेन सिंह जिनकी सरकार है, जो खुद मितेई है, उस सरकार की लापरवाही, कुकी समाज के बारे में बार बार बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बयान देना, ये सब इशारा करता है कि पूर्वोत्तर में एक गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक खेल की शुरुआत की जा रही है। मणिपुर बहुत विशिष्ट जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत विविधतापूर्ण जगह है। अगर भारत में एक अनेकता में एकता का प्रतीक है, तो मणिपुर भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। वहाँ इस किस्म की राजनीति करना आग के साथ खेलना है। तो प्रधानमंत्री से, मणिपुर के मुख्यमंत्री से और मणिपुर के तमाम दूसरे राजनीति करने वाले लोगों से इतना आग्रह है, आग से मत खेलिए, ये आग बहुत दूर तक जाएगी। अभी भी समय रहते हुए इस हिंसा को रोका जा सकता है।
50 से ज़्यादा मौत होने का कोई कारण नहीं, कुछ घंटों के अंदर रोका जा सकता था। वहाँ तो रिजर्व पुलिस फोर्सेस हर वक्त तैनात रहती है, आर्म फोर्सेस वहाँ से दूर नहीं है, रोका नहीं गया। अब भी वक्त है, आज दोपहर को भी मैंने बात की है तो भी पता लगा है कि अब भी आर्म फोर्सेस तमाम इलाकों में नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंच के उनको शांति स्थापित करनी चाहिए। आर्म फोर्सेस तुरंत पहुंचे, किसी भी तरह के खतरे को टाला जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग में घी डालने वाला काम बंद कीजिए। पूर्वोत्तर में आग लगाने की कोशिश करना क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ है, ये देश के हित का काम है, राष्ट्रवाद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर माफी चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर का जिक्र तभी कर रहा हूँ जब मौत हो रही है, लेकिन कभी मेरी इच्छा है कि पूर्वोत्तर के बारे में बैठ के सिर्फ एक क्लास लूँ, ताकि हर पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी कम से कम मणिपुर, मिजोरम और मेघालय 3M के बारे में 2-2 वाक्य लिख सके, जो उनके बारे में कुछ पॉजिटिव बात बताता हो, कुछ अंतर करता हो। लिटरेसी का ये भी हिस्सा है। उम्मीद है संडे सत्संग में इसका भी हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद।